बेबाक मुनसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगल के रोज़ दिल दहला देने वाली घटना सामने आई जब 4 आतंकवादियों ने अचानक पर्यटकों पर हमला कर दिया। इस हमले में 27 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए। हमले के बाद पूरा मुल्क सकते में था। मामले की गंभीरता को देखते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के एलजी जो कि इस वक्त दिल्ली में थे, मनोज सिन्हा, फ़ौरन श्रीनगर पहुंचे और तमाम बड़े अधिकारियों के साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इस पूरे मामले को लेकर के एक बड़ी मीटिंग की। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना 2 दिवसीय सऊदी अरब का जो दौरा था उसे बीच में ही छोड़कर आज सुबह ही भारत लौट आए हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम पार्टियों के लीडर्स ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। वहीं जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलेमा हिंद, लखनऊ की फिरंगी महली संस्था और अजमेर दरगाह समेत तमाम मुस्लिम संगठनों की तरफ से भी इस हमले के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई। आज बेबाक मुनसिफ में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि हिफाजती इंतजामात में सुरक्षा व्यवस्था में कहाँ चूक हुई, पर्यटकों के लिए सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए थे, सरकार का अगला कदम क्या होगा और लोगों को सुरक्षा की गारंटी कैसे मिले और ऐसे नाजुक हालात में मुल्क का माहौल ख़राब ना हो पाए इसके लिए भी कैसे काम सबको मिल करके करना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। असल में मामला ये बेहद सेंसिटिव है। बहुत सारे लोग पूरे मामले को धार्मिक रंग देने की भी कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे उल्टे सीधे बयान आ रहे हैं, उनसे भी बचना है। बहरहाल इस मसले पर हम बात करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं तमाम का तारुफ करा दूं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने पत्रकार शिवाजी सरकार साहब, इनके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट सोहेल काजमी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सिक्योरिटी मामलों के एक्सपर्ट सुशील पठानी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इन तमाम के अलावा श्रीनगर से मुनसिफ टीवी के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट परवेज़ भट्ट साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मामला बेहद नाजुक है और बहुत ही मतलब दिल दहला देने वाली ये घटना थी। पूरा माहौल एक तरीके से कल से हम देख रहे हैं, पूरा मुल्क का माहौल ही गमगीन है। तो जाहिर तौर पर और उधर प्राइम मिनिस्टर भी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। अब अगला कदम क्या होगा, हुकूमत का क्या कदम उठाए जाएंगे, यही तमाम लोगों की एक तरीके से मतलब जानना चाह रहे हैं कि आखिर होगा क्या आगे। और तमाम मेहमान मेरे साथ हैं। सुशील पठानी साहब, मैं पहला सवाल आप ही से करूँगा और किस तरीके से ये घटना घटी। हमने देखा है कि कल एक के बाद एक जब खबरें आना शुरू हुई तो पता चला कि हालात जो है वो बहुत ज़्यादा संगीन थे, बहुत ज़्यादा ख़राब थे और देर शाम तक पता चला कि 25 से ज़्यादा लोगों की मौत इसमें हुई है, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं। कुल मिलाकर के इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? सिक्योरिटी का बड़ा मसला था, कहीं चूक हुई इसमें? इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ, लोगों को ट्रेजेडी देता हूँ जिन्होंने इस हमले में अपनी जान दी है। 26 है या 27 और 12 के करीब जख्मी भी हो चुके हैं जी। दूसरा जो मेन इशू अभी उभर के सामने आ रहा है कि इससे पहले अगर आप एक महीना वापस जाए तो आप देखेंगे कि कठुआ में ऐसी इंसिडेंट हुई, रामबन में हुई, किश्तवाड़ में हुई जी। तो ये लगातार हो रही है इंसिडेंट और हम क्यों इसको रोकने में अभी तक सक्षम नहीं हो पाए हैं, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी अगर आप कंसेप्ट देखें, अगर हम बात करते हैं कि ये पाकिस्तान की जो ISI है वो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है टू मेक इंडिया ब्लीड इन 1000 कट फॉर 1000 ईयर्स, उसको वो फॉलो कर रहे हैं। हम उसको घटनाओं को कंडेम करें उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है घटनाओं को रोकने के लिए हम सक्षम क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उसमें सबसे जो शुरुआत होती है वो होती है LOC और IG, क्योंकि ये 2 जगह है जहां से इन्फिल्ट्रेशन कराया जाता है। उसके बाद ये लोग आते हैं, उनको गाइड दिए जाते हैं, सेफ हेवन तक ले आया जाता है। उसके बाद उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। टारगेट एरिया की रैकिंग की जरूरत है तो रैकिंग कराई जाती है। अभी हम हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है जिसमें सेंट्रल की आ जाती हैं, स्टेट की आ जाती हैं, उसके बाद आर्मी, पुलिस, GRP, ये सब की अपनी अपनी एजेंसीज है। ये एजेंसीज जो है इसको क्यों नहीं समझ पा रही है, इनका खेल कब आते हैं कब जाते हैं। और ये रजौरी से घुसेंगे, उसके बाद ये पहलगाम पहुंच जाएंगे, उसके बाद अगर आप देखिए IB की तरफ से ये घुसते हैं नाले और दरिया का यूज करते हुए, ये भी कुशीनगर पहुंच जाते हैं, सिंधन पास वगैरह। तो कनेक्टिविटी जो है बहुत ज्यादा है, इनको मिल रही है और उसको हम लोकल सपोर्ट को जो है तोड़ने में अभी तक हम पूरी तरह विफल हैं। उसके बाद आता है कि मान लीजिए कि शेल्टर लेते हैं किसी जंगल, क्या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उस जंगल को
पेट्रोलिंग कर रही हैं, उस एरिया को डोमिनेट कर रही हैं, अपनी इंटेलिजेंस जो मैं बात करूंगा जो लोकल इंटेलिजेंस है उसका पूरा यूज कर रही है, मैन्युअल इंटेलिजेंस यूज कर रही है, सोर्सेज बना रहे हैं, बीटीसी को उनको स्ट्रेंथन किया जा रहा है, उनको टास्क की जा रही है। अगर ये सारी चीजें हो तो ये इतनी बड़ी सफर तय करने के बाद इन ए हॉस्टाइल एनवायरनमेंट दे कैन नॉट सक्सीड इन देयर इविल डिजाइन, बट उसके बाद भी हो रहा है। तो ये जरूरी है इनकी जो स्ट्रेटेजी है उसके लिए काउंटर तैयार किया जाए। अभी आप देखेंगे इन्होंने अभी जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो ये है कि एक तो ये सीज फायर की वायलेशन कर रहे हैं, आज की हाँ। पुंछ राजौरी में सीज फायर की वायलेशन हुई है, बिल्कुल। उसके बाद साथ में ये आईटी सेक्टर से अपने मिलिटेंट को इन्फिल्ट्रेट करा रहे हैं। और हमेशा जो सीज फायर वायलेशन होती है वो पाकिस्तान के द्वारा क्यों शुरू होती है? हम प्रोडक्टिव क्यों नहीं होते हैं? मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ सीज फायर जो एग्रीमेंट है उसको रिवोक किया जाए, एंड वी मस्ट हैमर देम वेल एंड प्रॉपर सो दैट दे लर्न ए लेसन कि भारत जैसे सशक्त देश के अंदर जाके इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम करना, ठीक है, तो उसका उनको फल भुगतना। और पाकिस्तान में इस समय मैं देख रहा था उन्होंने अपने जो एयरफोर्स वगैरह को राइट वगैरह देनी शुरू कर दिया, उनको भी डर है। लेकिन पाकिस्तान को एम्पावर कर रहा है चाइना, उसके अलावा बांग्लादेश भी उनके साथ करना शुरू हो गया है। तो हमारे लिए जो चुनौतियां हैं वो बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जिससे सारे वो कमियां जो इस समय हमारे पास है, जिसका सबको पता है कि वो कमियां क्या है, उनको हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास इंटेलिजेंस रिसोर्सेज की कमी है, ऐड देम, गेट मोर इंटेलिजेंस रिसोर्सेज। मान लीजिए आपके पास ट्रुप्स की कमी है, गेट मोर ट्रुप्स। हमारे पास ना ट्रुप्स की कमी है, ना इंटेलिजेंस रिसोर्सेज की कमी है, ना हमारे पास पैसे की कमी है। व्हाई कांट वी मेक आईपी एंड एलओसी टोटली सील वेयर नोबडी कैन एंटर इन। और उसके बाद जब नीचे आते हैं तो इसके अंदर देखिए माओ जेडुंग ने कहा था कि जो इंसर्जेंट है या मिलिटेंट है वो एक मछली के समान है, और उसको जाता है जिस पानी में वो लोगों से बनता है। जिस दिन आप मछली को लोगों से या मछली को पानी से अलग कर देंगे तो अपने आप वो खत्म हो जाएगा। अभी इस घटना को आप देखिए, उन्होंने पूरी तरह इसको स्टडी किया, उनको पता था कि रिएक्शन जो आना है हमारी फोर्सेस से उसमें 35 से 40 मिनट का टाइम लगेगा। 15 मिनट के अंदर उन्होंने अपने ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया और उसके बाद अपनी हाई रोड पे जा चुके हैं। कब पकड़े जाएंगे, कब उनकी किलिंग होगी, वो बात की बात है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि हमारी जो 28 बेशकीमती जान है वो जा चुकी है। बिल्कुल, वो वापस नहीं आ सकती। सच बात है, बिल्कुल सही। पाकिस्तान को किस तरीके से कॉर्नर कर सकते हैं, नॉट ओनली बाय इनिशिएटिंग ए वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन, बिकॉज़ पाकिस्तान भी न्यूक्लियर नेशन है और चाइना उसको बैक कर रहा है, बट देन अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल बाय व्हिच वी कैन ब्रिंग द पाकिस्तान ऑन इट्स नीज। वैसे ही वो एक फेल्ड स्टेट है, उसकी अपनी प्रॉब्लम है, ठीक है, पीओके में प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है, बिल्कुल ठीक है, पर लगातार अटैक कर रही है, अफगानिस्तान से प्रॉब्लम है, ईरान से प्रॉब्लम है। उसके बावजूद भी क्योंकि वहां जो कंट्रोल सारा है वो आर्मी का है, पॉलिटिकल जो उनका आउटपुट है वो सिर्फ कहने के लिए है। सही है। बहुत सारे पॉइंट्स है सर, बहुत सारे पॉइंट्स एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। शिवाजी सरकार भी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लखनऊ से हमारे साथ हैं। शिवाजी सरकार, जब इस घटना का पता चला जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि हर एक हिंदुस्तानी जो है वो सहम उठा था, परेशानी के आलम में था, और देर शाम तक आते आते जो है वो मौत का आंकड़ा भी बढ़ता गया। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि ख़बरें आई कि प्राइम मिनिस्टर ने होम मिनिस्टर को फ़ोन किया और वो सीधे जो है श्रीनगर पहुँचे, और आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी सुबह दिल्ली आ गए हैं। और बताया जा रहा है कि जो एलओपी हैं राहुल गांधी वो भी अमेरिका दौरे पर हैं, वो भी अपना दौरा छोड़ करके हिंदुस्तान वापस आ रहे हैं। तो मामला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से आप इस हमले को देख रहे हैं? पहला रिएक्शन क्या है आपका? सरकार ने ये सोचा था 370 और 35 से हटाने के बाद से जी माहौल बदलेगा, और उसके बाद जो है इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं वो नहीं होगी। पुलवामा के बाद अगर आप देखें, ये सबसे बड़ी घटना है। बिल्कुल। और इन दो घटनाओं में एक कॉमन पॉइंट है जी, दोनों घटनाएं जो है, पुलवामा तो बिल्कुल ही जैसे अगर आप कहें तो पूरे एक सिक्योरिटी सिस्टम को झकझोर के रख दिया। और इस वक्त अगर हम देखें, क्या सिक्योरिटी सिस्टम हमारे पहले से काफी मजबूत हो गए हैं, इसलिए वहां पे ये कुछ कर नहीं पाए।
उन्होंने एक ऐसे इलाके को चुना जहां उनको पता था किसी भी तरह का पुलिस बंदोबस्त है ही नहीं। उन्होंने जरूर इन चीजों का महीनों से पता किया होगा, अच्छी तरह से स्टडी की होगी, और जिस तरह से उन्होंने पूरी चीज को अंजाम दिया, एक एक लोगों को घूम घूम कर उनके मजहब पूछा, और उसके बाद उन्होंने एक एक को जिस तरह से गोलियां मारी, बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से, और बड़ा आराम से उन्होंने काम किया सारी चीजें। हाँ, ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमारी एक कमजोरी रही है कि हम कहीं कॉम्प्लेसेंट हो गए। हमने ये सोच लिया कि सारी चीजें अब ठीक है, अब और कुछ नहीं होगा, और ऐसे जगह जहां सैलानी जाते हैं वहां कम से कम नॉर्मल पुलिस बंदोबस्त तो होना चाहिए, वो भी नहीं था। यानी कि उनको इस बात का भी पता था कि वहां कोई पुलिस बंदोबस्त नहीं है। शहर में कहीं भी कुछ होता है तो वहां कम से कम 2 पुलिस वाले तो खड़े होते, वहां वो भी नहीं थे। तो ये हमारी तरफ से मैं समझता हूं या तो एक ओवर कॉन्फिडेंस रहा है या कॉम्प्लेसेंस रहा है, जिसकी वजह से ये वारदात हो पाई। ठीक। दूसरी चीज अगर आप कहें, जैसे कि अभी कह रहे सुशील जी कि कहीं ना कहीं जो हमारी पूरी सिक्योरिटी का सिस्टम है और इंटेलिजेंस का सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं कोई खामी जरूर है। पुलवामा में भी हमने देखा, और आज यहाँ भी हमें ये नहीं पता चला कि ऐसे जगह पर आकर, जहाँ पे छोड़िए टेररिस्ट को, छोड़िए ऐसे जगह पे तो शहरी गुंडे भी आके बदमाशी कई बार कर लेते, तो उनको पर भी रोकने के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, जो हमें यहाँ दिखा नहीं। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है कि हम सिर्फ ये मान लें कि हमने कुछ कानूनी काम कर लिए और उसकी वजह से सारा बदल जाएगा, ये नहीं हुआ। दूसरी चीज मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है, सरकार की जो पूरे तंत्र है, उसमें और लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है जी। क्योंकि ये लोग जहां से भी आए हैं, बॉर्डर से वहां तक पहुंचना, जंगलों में इंतजार करते हुए अटैक करना, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप अगर देखें तो सारी चीजों में वक्त लगता है। सही। और उनको मालूम था उनको कितना वक्त आराम से मिलेगा, और सबसे बड़ी चीज जो है वहां के लोगों के साथ इनका किस प्रकार का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ इसका भी जो है पूरा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत। कहाँ से सपोर्ट, लोगों को सपोर्ट कहाँ से मिली, बिल्कुल सही, ये भी इन्वेस्टिगेशन का एक बिंदु या एक पॉइंट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सुहेल काज़मी साहब हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, क्या कहेंगे साहब? देखिए बहुत सारे इसके पॉइंट्स हैं, बहुत सारे बिंदु हैं, और ये भी एक मसला है, जैसा तमाम मेहमान उठा रहे हैं, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के इंतज़ामात पुख्ता नहीं थे, बल्कि सिक्योरिटी के इंतज़ामात थे ही नहीं। जो पर्यटकों के लिए मतलब एक उनकी हिफाजती इंतज़ामात होने चाहिए थे, वो नहीं थे। और भी एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि कश्मीर के कोने कोने से इस अटैक के ख़िलाफ़ आवाज़ उठी, तमाम मसाजिद से जो है ऐलानात हुए दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, और इस तरह के मतलब घटना को कंडेम किया गया बहुत सख्त आवाज़ में। हम बहुत सारे अखबारों की जो है वो हेडलाइंस भी देख रहे थे, बहुत सारे अखबार के फ्रंट पेज ने जो है वो ब्लैक करके मतलब छापा है, शाया किया है। तो ये पूरा कश्मीर इस जो इंसिडेंट हुआ है या जो ये बड़ी घटना थी, टेरर अटैक था पहलगाम में, उसके खिलाफ खड़ा हुआ एकजुट नज़र आया। पूरा भारत कंडेम कर रहा है इसको, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये फेल्योर है, सिक्योरिटी लैब्स है, ह्यूमन इंटेलिजेंस फेल्योर है, इसको आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट तब से है जब से ये बना है, जब से पाकिस्तान बना है तब से जम्मू कश्मीर बना है, और जम्मू कश्मीर तकरीबन 100-200 पॉइंट्स पे पाकिस्तान से जुड़ता है, और पाकिस्तान का एक ही मौकफ है कि डिस्टेबलाइज करना जम्मू कश्मीर को। जब जब जम्मू कश्मीर प्रॉस्पेरिटी की तरफ अच्छी डगर पे चलने की कोशिश करता है, वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा करता है जिससे कि पूरी दुनिया में वो इसकी हाइप ले सके। और कल जो है जो इंसिडेंट हुआ है, ये नॉर्मल इंसिडेंट नहीं है। नॉर्मल इंसिडेंट तो होते रहते हैं, यहाँ भी सांबा में हुआ, कठुआ में हुआ, बिलावर में हुआ, रियासी में हुआ, पुंछ में होता है, और नॉर्मल चलता रहता है। लेकिन ये एक प्री प्लान, मैं इसको बोलूंगा कि अभी 4 दिन पहले जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने पाकिस्तान के एक इंटेलेक्चुअल मीट को एड्रेस किया, और उसमें सिर्फ अपनी स्पीच में कश्मीर, इस्लाम और पाकिस्तान की नीतियों को डिस्कस करता रहा, तो हम एज ए कॉमन मैन, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं अपने कलीग से कह रहा था कि कुछ ना कुछ
पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में जरूर करेगा। जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज में उसकी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की देख रहा था और जो एग्रेसिव उसकी अप्रोच थी टुवर्ड्स एड्रेसिंग दैट गैदरिंग, तो लग रहा था कि इशू के वो बोलते हैं हमेशा, क्योंकि मैं तो 30-35 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे तो मालूम है हर सेक्टर पे हम गए हैं, हर कंफ्लिक्ट जोन को हमने टच किया है। वो कुछ ना कुछ करेगा। जो कॉन्फिडेंस लेवल नॉर्मली वो बोलता नहीं है, लेकिन पहली बार मैंने देखा कितना एग्रेसिव, और वो इंडिकेशन थी कि कुछ ना कुछ करेंगे और कुछ ना कुछ कर भी रहे हैं। वो पिछले कुछ दिनों से बिलावर में तो 3 दिन चलता रहा उनका सर्च ऑपरेशन, उसके बाद हमने मिलिटेंट्स को डेर किया। और जम्मू कश्मीर में इस तरह का इंसिडेंट होना, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी गवर्नेंस में प्रॉब्लम्स हैं 2-3 किस्म की, कि होम और डिफेंस जो है 2019 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख रही है, एलजी ऑफिस देख रहा है, और यहाँ 2-3 तरह के पावर, तो 2-3 किस्म के पावर हाउसेज हैं। एक एलजी साहब देखते हैं, एक उमर साहब देखते हैं, तीसरा एलओपी देखता है, चौथा जो है दिल्ली से इंस्ट्रक्शन आती है। तो कहीं ना कहीं तालमेल की कमी को देखते हुए ये फेलियर हुआ है, और बड़ा सोच समझ के हुआ है। टारगेट किलिंग है, और ये बदनाम करने के लिए कम्युनिटीज में एक टच क्रिएट करने के लिए हिंदुस्तान एक तरफ, क्योंकि आज छोटी सी खबर भी जो है वो आग की तरह फैल जाती है, और हिंदू मुस्लिम की ये जो लड़ाई है ये बढ़ जाती है। और आपने देखा और देखिए, मैं जिक्र करना चाहूंगा जी, एक सेकंड, हाँ, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में ये पहला इंसिडेंट है कि जो कश्मीर के हर गांव में प्रोटेस्ट हुआ है, बिल्कुल सही, कश्मीर की हर गली में जो है वो इसका प्रोटेस्ट हुआ है, मार्चेस हुए हैं। अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पूरी रात आधा अनंतनाग खड़ा रहा है ये जो हमारे टूरिस्ट हैं इनके साथ, इनकी वेलफेयर के साथ। तो ये इंडिकेट करता है कि अमन अमान जो है लोग मेंटेन कर रहे हैं, कम्युनल हार्मनी को मेंटेन कर रहे हैं, और उसमें अमित शाह साहब का आना और प्राइम मिनिस्टर का कन्वीन करना मेंटेन, मैं समझता हूँ उनकी भी सीरियसनेस है, लेकिन लूप होल कहाँ रहा है इस पे चर्चा करने की जरूरत है। और मैं वापस सुशील पठानी जी आपके पास ही आऊँगा, और परवेज भट्ट साहब आपके पास मैं जरूर आऊँगा, मगर पहले सुशील पठानी साहब से मैं रिएक्शन लूँगा इस मसले पर। देखिए, बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनके तालमेल की वजह से, बेहतर तालमेल की वजह से तमाम लोग, पूरा मुल्क सुरक्षित हाथों में रहता है या सुरक्षित रहता है, महफूज खुद को महसूस करता है। जम्मू कश्मीर जो है वो, ये बात सच है कि हमेशा से ही सेंसिटिव एरिया रहा है। बहुत सारे एरियाज़ उसके मतलब बॉर्डर्स ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत से ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत होती है, और हुकूमतें करती भी हैं। मगर ये जो इंसिडेंट हुआ है ये कोई मामूली बात है नहीं, ये बहुत बड़ा, अपने आप में बहुत बड़ा इंसिडेंट है, बहुत बड़ी घटना है, ये बहुत बड़ा हमला है। ये अगर मैं कहूँ तो ये भारत के ऊपर ही एक तरीके से हमला है, ये खाली टूरिस्ट के ऊपर हमला नहीं हुआ। मुल्क के अलग अलग सूबों से वो टूरिस्ट गए हुए थे, नाम पूछ करके बहुत सारे लोगों को मारा गया, ये बात भी, ये खबरें भी सामने आ रही है। तो टारगेट किलिंग भी हुई है, और टारगेट किलिंग जो है पिछले 2-4 साल पहले भी हमने देखी थी कि अलग अलग सूबों के जो मजदूर थे उनको पूछ करके, उनके नाम या उनके इलाके पूछ करके उनको मारा जा रहा था। किस तरीके से आप देखते हैं, चूँकि ये जिक्र अभी हुआ, इस तरफ इशारा किया गया है सुहेल काज़मी साहब की तरफ से कि जितनी भी एजेंसीज हैं, जितने भी मतलब जो स्टेक होल्डर्स हैं, आपसी तालमेल की कमी वहाँ पर देखने को मिली। क्या आप मानते हैं, और वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर वाकई बहुत ज़्यादा जोर देने की या बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है इस वक्त? जब छोटा था तो कुछ एक साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका थी, उसको मैं पढ़ता था। उसमें जी इंटेलेक्चुअल थे, वो बात करते थे कि हम कौन थे, क्या थे और क्या होंगे अभी, आओ विचारों मिलके ये समझते हैं सभी। तो कश्मीर की जो समस्या चल रही है ये 1989 में ऑपरेशन टोपैक से शुरू हुई थी, और तकरीबन 36 साल से ये कभी अपवर्ड चली जाती है, कभी नीचे चली जाती है, बट इट इज ऑन। अगर हम ये कहें कि इस समय जो है सब यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है, शांति है, एवरीथिंग हैज बीन कंट्रोल, तो गलत हो जी, लंबी लड़ी जाती है। और अगर हम देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी जो इंसर्जेंसी चली थी जी, मैं मिजोरम में खुद सर्विस कर चुका हूँ, तो मेरे को पता है कि ये लड़ाइयां लंबी होती, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जेएंडके के साथ पूरी तरह से हम कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे जो डायनामिक्स और डायमेंशंस हैं वो टोटल डिफरेंट हैं। बिल्कुल। अभी इस समय हमें ये सोचना पड़ेगा कि भाई हम क्या पॉजिटिव एक्शन जो है, पाकिस्तान ने जो ये हिमाकत कर रहा है, जिस तरीके का वो दुस्साहस कर रहा है, जिस तरीके से वो इंडिया जैसी पावर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, हमारे लोगों की जान ले रहा है, उसका इलाज क्या है? जो अब हम इमोशनल हो जाते हैं उस समय हम बोलते हैं कि देखिए वो लड़ाई का आर पार की लड़ाई लड़ी, आर पार की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, बिकॉज गवर्नमेंट को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। सच बात है, बिल्कुल सच बात है। पाकिस्तान न्यूक्लियर नेशन है, और दूसरा न्यूक्लियर नेशन चाइना ने
उसके सर पे पूरी तरह से हाथ रखा हुआ है। तो मैं जब बात करता हूँ कि सीज फायर वायलेशन की, क्यों ना हम ये सीज फायर एग्रीमेंट तोड़ दें। सही। वन साइडेड इसको तोड़ेंगे, हमें ये मंजूर नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट लॉन्च पैड और ट्रेन एरिया, आपके पास इनपुट होने चाहिए। और उसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी जो है जी। आप उनका पानी बंद कीजिए, पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट कीजिए, लेट वर्ल्ड डिक्लेयर देम एज ए टेररिस्ट स्टेट एंड पुट द सैंक्शंस। वो सारी चीजें जब हम कर लेंगे तो शायद कोई सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का निकल सकता है। अदरवाइज आप ये सोचेंगे, अदरवाइज आप करें ऐसे ही चलता रहेगा, ये जो कुछ चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा अगर कोई बहुत कड़े इकदाम नहीं उठाए गए तो। जी मैं वही बोल रहा हूँ कि देखिए कदम क्या उठा सकते हैं। जी। हमने 2 सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं, उसका क्या नतीजा निकला। मान लीजिए एक और सर्जिकल स्ट्राइक हो जाती है, उसके साल 1.5 साल बाद फिर वही डाके चीन पार, यही चलता रहेगा सही, सिस्टम। सही। और सबसे बड़ी बात है देखिए, जब तक लोकल स्पोर्ट को हम पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाएंगे, ये इंसर्जेंसी कैसी काबू में नहीं आएगी। मैं सोहेल सर से एग्री करता हूँ कि पहली बार हुआ है कि कश्मीर के अंदर आज की जो घटना है, हाँ। ये एक गेम चेंजर के रूप में भी उभर के सामने आ सकती है और पाकिस्तान की जो मंसूबे हैं उनको कहीं ना कहीं ये नाकाम कर सकती है। टूरिज्म का आपने देखा होगा, अभी बुकिंग कैंसिल होना शुरू हो गई है। मैं देख रहा था टीवी में, लोग कह रहे हैं कि हम लाखों रुपए खर्च करके यहाँ आते हैं और अगर हमने यहाँ आके मौत का सामना कराया तो हम क्यों आए। और ये बुराई जो है ये तब तक नहीं मिटेगी जब तक कश्मीरी भाई पूरी तरह से इसके साथ नहीं लड़ेंगे और उसके सही, लिए अगर उनको कुछ सही। कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं, बिल्कुल that is सही। not needed। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत सारी तंजीमें हैं कश्मीर की भी, मैंने पहले ही जिक्र किया था कि हिंदुस्तान की तमाम मुस्लिम तंजीमों ने, तमाम बड़े जो मजहबी लीडर्स हैं, जो बड़ी संस्थाएं हैं, तमाम की तरफ से जो है वो एक निंदा की गई है और बहुत कड़े अल्फाज में जो है इसकी मजम्मत की गई है, निंदा की गई है। तो ये एक अच्छा कदम है। और कश्मीर की भी बहुत सारी तंजीमें थी, जो सारी बड़ी तंजीमें थी कश्मीर की, वहाँ से भी इस अटैक के ख़िलाफ़ बहुत पुरज़ोर आवाज़ में जो है एक तरीके से मुखालफत की गई। तो ये एक अच्छा साइन है। और कश्मीर के हर घर में एक तरीके से हमने देखा, बहुत सारी तस्वीर आ रही थी कि मातम जो है वो पसरा हुआ था, हर जगह के हालात वो ठीक नहीं थे। सोहेल काज़मी साहब, देखिए हालात को जो है वो ख़राब करने की भी कोशिश की जा रही है, बहुत सारे बयान आ रहे हैं। बल्कि मैं तो देख रहा था एक बयान रॉबर्ट वाड्रा का, वो बहुत लीडर तो कोई है नहीं मगर ज़ाहिर तौर पर एक बड़ी पार्टी के बड़े परिवार से वो जुड़े हुए हैं। तो उनका बयान ऐसा था कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है तो इसलिए जो है वो टारगेट किलिंग हुई है। तो ये एक कोई बचकाना कोई एक बयान नहीं है, बहुत सारे ऐसे बयान आ रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भरमार है इस तरह के बयानों की, और वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर तकसीम करने की, बांटने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो वो उसकी तरफ भी ध्यान देना बेहद ज़रूरी है कि वो हालात ख़राब ना हो। टारगेट किलिंग हुई है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, और पहले भी टारगेट किलिंग हुई है। पहले नॉन कश्मीरीज़ को टारगेट किया गया था, उसमें धर्म नहीं देखा गया था, मगर इस बार कुछ खबरें ऐसी आई हैं कि नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके वो एक तरीके से उन्हें टारगेट किया गया, उन्हें मतलब जो है नुकसान पहुंचाया गया। किस तरीके से देखते हैं माहौल जो है इसको लेकर के भी ख़राब ना हो, तो वो तमाम लोगों को बहुत सारे कदम उठाने की ज़रूरत है, आपको लगता है? पूरे हिंदुस्तान में बच्चे से बुजुर्ग जो है वो अपने मोबाइल से जुड़ा हुआ है और उसको मालूम है क्या कौन सियासतदान क्या करना चाहता है और किस तरह डिवाइड करना चाहता है, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो रिफ्यूट करते हैं कि हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और कल जब ये इंसिडेंट हुआ और 2:45 बजे ही शायद कल टीआरएफ ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी, और पूरी दुनिया जानती है जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, डीआरएफ, ये सब पाकिस्तान की सरजमीन की वो फसलें हैं जो उन्होंने खुद लगाई हुई है और वो अब उनसे भी काम लेते हैं, और वो फसल जो है अब कटने का नाम नहीं लेती है, जिसको हम मिलिटेंसी बोलते हैं या टेररिज्म बोलते हैं। और वो देखिए वहाँ का जो हिसाब किताब है पाकिस्तान का, वो आपके सामने है, उनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। इसलिए पाकिस्तान जमहूरी निजाम में कभी ना आगे चल पाया है, ना चलेगा, क्योंकि उसका वजूद ही नहीं है। एक ऐसा मुल्क जो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रिसेशन से जूझता रहा है, आज भी जूझ रहा है, और पूरी दुनिया में सिवाय बीक के कटोरे के और कुछ नहीं मांगता है। और एक ही फैक्ट्री वहां चलती है जिसको वो कश्मीर बोलते हैं, कोई इंडस्ट्री नहीं है, मैं खुद भी वहां गया हूँ, और वो हमेशा ये राग रागते रहेंगे। कल वो कामयाब हो गए, और ऐसे कामयाब हुए कि वो आज पूरी दुनिया में आज सिर्फ इस अटैक की चर्चा हो रही है और उनके जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनकी चर्चा हो रही है। तो ये
हमें बड़ा सोच विचार करना है इस बात पे। हमारी सारी कंबाइंड फोर्सेस को बैठना है, जो हमारे सीनियर लीडर जो आज जम्मू कश्मीर में है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उनको देखना है किन लोगों को इन्वॉल्व करना है, बिल्कुल सही। सिक्योरिटी मेजर्स को लेके कैसे स्ट्रेंथन करना है, ये सारा जो हाँ। पूरा एक ढांचा है जम्मू कश्मीर का। और ह्यूमन इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है, मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। कभी कभी हम बड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि भाई 1.5 करोड़ तो टूरिस्ट आ गया, यहाँ तो अमरनाथ यात्रा इंसिडेंट फ्री होगी। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, ना हम पड़ोसी बदल सकते हैं, ना सही। उसकी नीयत बदल सकते हैं, ना उसकी सोच बदल सकते हैं। जम्मू कश्मीर कंफ्लिक्ट जोन था, है और रहेगा जब तक पाकिस्तान का वजूद है और जब तक हम उनके साथ जुड़ते हैं। हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना है जिसमें 24/7/365 डेज काम करने की जरूरत है और जम्मू कश्मीर के सही। लोगों को ऑन बोर्ड लेना है। बिहार, गुजरात और बाकी रियासतों के लोगों को यहाँ की ना कल्चर का पता है, ना जबान का पता है। जम्मू कश्मीर के लोगों को आप ऑन बोर्ड लेंगे, जो भी गवर्नेंस में यहाँ एलजी होंगे या जो यहाँ सरबरा हुकूमत में होंगे, हाँ। ताकि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पब्लिक वो मजबूती का एक ब्रिज बने और कोई भी ऐसा छुटपुट इंसिडेंट जो है वो हो ना पाए। और हम जिस डगर पे चल रहे हैं, जिस डगर पे अमन अमान यहाँ फल फूल रहा है, वो फलता फूलता रहे। और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो मीटिंग करेंगे, उसका रद्द अमल क्या आता है। मुझे लगता है वो स्ट्रांग लीडर है, उनकी मैंने देखा वो भी परेशान है जब वो आ रहे थे। और अमित शाह साहब की भी बॉडी लैंग्वेज, दुख होता है। इंसानियत आज इंसानियत का कत्ल हुआ है और जो सरबराह होते हैं नेचुरली वो दर्द रखते हैं जम्मू कश्मीर का। और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज था, है, रहेगा। बिल्कुल सही है। और सरबराह हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं, हेड ऑफ द कंट्री हैं, तो जाहिर तौर पर जवाबदेही भी बनती है और परेशानी के आलम में बहुत ज़्यादा है वो, इसमें कहीं कोई शक नहीं। परवेज़ भट्ट हमारे साथ हैं, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, लगातार श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। परवेज़ भट्ट, किस तरीके से आप तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं? पहले तो मैं अपडेट्स ही जानना चाहूँगा, जो ज़ख्मी थे उन्हें किस तरीके से मतलब उन तक जो है जो हेल्थ की जो सहूलियत है, जो मतलब सिस्टम है, वो सब कुछ ठीक है, सब पहुँच रहा है उन तक? और आगे सिक्योरिटी के बंदोबस्त किस तरीके से किए गए हैं? तो क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज दिन के हवाले से बात करें तो आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह सबसे पहले जो है पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर गए और वहां पे उन्होंने श्रद्धांजलि पेश की जो इस सानिया जो पहलगाम अटैक जो है जो वहां पे मारे गए हैं, उनको वहां पे श्रद्धांजलि पेश की। उनके साथ वजीर आला अब्दुल्ला भी थे और एलजी मनोज सिन्हा दोनों के साथ थे और बहुत ही गमगीन और दुख भरा माहौल हमने वहां पे देखा। इनफैक्ट हमने ये भी विजुअल्स देखे कि जब अंदर उनको श्रद्धांजलि दी जा रही थी, बाहर पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर कश्मीरी जो लोकल कश्मीरी जो है वो इस अटैक के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे और इन मिलिटेंट्स को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे। उसके फौरन बाद जो मरकजी वजीर दाखिला है वो जेल से अनंतनाग गए और वहां पे जो इंजर्ड हैं इस अटैक में उनकी जिम्मेदारी उन्होंने की, उनका हालचाल पूछा और इंस्ट्रक्शंस वहां पे हुई कि वो जो इंजर्ड हो उनको आला से आला किस्म का इलाज जो है वो पहुंचाया जाए। हालांकि जो उसमें ज्यादा क्रिटिकली इंजर्ड थे वो दो बताए जाते हैं जिनको स्किन सोबड़ा रेफर किया गया है और अभी उनकी कंडीशन जो है वो स्टेबल बताई जा रही है। लेकिन एक बात यहाँ कहना बहुत जरूरी है क्योंकि इस सारे वाकये को एक इस किस्म का रंग दिया जा रहा है जो कि मुसलमानों के हक में किसी एंगल से लग नहीं रहा है। यहाँ पे हम भूल रहे हैं कि वहां पे आदिल हुसैन शाह नामी भी एक शख्स की मौत हुई है, उनको भी मारा गया है। और आदिल हुसैन शाह वो शख्स हैं जिनके बारे में जो महासैयाह आई विटनेस है उनका कहना है कि उन्होंने मिलिटेंट से गन छीनने की कोशिश की और इस हमले को रोकने की कोशिश की और तब जाके मिलिटेंट्स ने उनको भी मारा वहां पे। ये बात जरूर यहाँ पे हम कहना इसमें ऐड करना चाहेंगे कि अगर मिलिटेंट्स की मंशा ये थी कि इसको ऐसा रंग दिया जाए कि जो हमारा कल्चर हमेशा भारत में रहा है तो पूरे इंडिया में रहा है, गंगा जमनी कल्चर जो हमारा रहा है उस पे अटैक था ये, तो एक जो यहाँ पे कश्मीर एक निहत्ता जो घोड़े वाला है वहां का है आदिल हुसैन शाह, उसने ये भी मिसाल कायम की कि उसने कोशिश तो एटलीस्ट उसने की क्योंकि सिक्योरिटी के वहां पे बंदोबस्त नहीं थे उस किस्म के, लेकिन एक आम शहरी की इतनी कोशिश की उसने अपनी जान गंवाई उन सयाहों को बचाते बचाते। तो ये इस बात का भी जिक्र यहाँ पे करना जरूरी है। दूसरा सबसे अहम जो बात हमने इस बारी देखी वो ये है कि 2019 के बाद तकरीबन आज पहली बार हमने कश्मीर पर्टिकुलरली श्रीनगर में हमने शटडाउन देखा है और शटडाउन ऐसा है कि
जिसमें समाजी, जिसमें हुर्रियत पसंद, चाहे मीरवाइज उमर फारूक की बात करें, चाहे पीडीपी की बात करें, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, या समाजी जमातें हैं, सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्कूल बॉडीज हैं, सब ने मिल जुमला कल एक आज के शटडाउन की कॉल दी थी। और आज हमने देखा लगातार जो लाल चौक का तवारीखी घंटाघर है, वहां पे दिन भर इस अटैक के खिलाफ एहतजाज जारी रहे। न सिर्फ पॉलिटिकल फिगर्स वहां पे आए, बल्कि आम लोग, आम जीवन से जो ताल्लुक रखते हैं, जिसमें ट्रेडर्स हैं, खासतौर टूरिज्म ट्रेड से जो वाबस्ता है, या फिर जो यहाँ लाल चौक के जो इर्द गिर्द की जो शॉपिंग मार्केट्स वगैरह हैं, जहाँ पे सयाह अक्सर आते रहते थे, तो उनका साफ कहना था कि पाकिस्तान एक ऐसी कोशिश में है, क्योंकि पाकिस्तान को 2019 के बाद ये पता चल गया है कि कश्मीरियों ने अपना रास्ता ढूंढ लिया है। वो अमन का रास्ता है, वो तरक्की का रास्ता है, और कारोबार का रास्ता है, डेवलपमेंट का रास्ता है, जिसका कि मरकजी सरकार ने वादा किया है जम्मू कश्मीर के लोगों से, और जिसपे काफी काम हो भी रहा है। अगर हम बात करें, 8 लाख के करीब जो है वो सैलानी सिर्फ इस बारी टूलिप गार्डन आए, और सारे पिछले जो रिकॉर्ड्स हैं वो टूट गए। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये बात काफी खटकती है कि जो जम्मू कश्मीर की इमेज या जम्मू कश्मीर का जो कनेक्शन भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ स्ट्रांग होता जा रहा है, एक बॉन्डिंग मजीद बढ़ती जा रही है, उसको किसी न किसी तरह से तोड़ने की कोशिशें वहां से अक्सर की जाती है। मगर एक अच्छी बात यह है परवेज भट्ट, जो आपने कही और जो बताई और जो हम लगातार कल से देख रहे हैं, वो अच्छी बात यह है कि कश्मीरी अवाम, आम कश्मीरी अवाम खासतौर से, वो इस बात को समझ गए हैं कि पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ कश्मीरियत को बल्कि कारोबार को भी, यहाँ के कल्चर को भी और हिंदुस्तानियत के ऊपर भी जो है वो एक तरीके से इसको तोड़ना चाह रहा है और हमलावर है। मगर एक अच्छी बात यह है कि जो कश्मीरी अवाम है, आम लोग, वो इस बात को समझ चुके हैं, पाकिस्तान के इस मतलब जो है जो भी उसकी एक तरीके से षड्यंत्र है उसे अच्छी तरीके से समझते हैं। हमने बहुत सारी खबरें देख रहे थे और ये भी चीज़ सामने आई कि पीओके के अंदर 40 से ज़्यादा मतलब जो है ऐसे ग्रुप्स एक्टिव हैं जो डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं लगातार कश्मीर को, और अलग अलग इलाकों में वो हैं, वो अपने उससे निपटने के लिए आर्मी है, तमाम चीज़ें हैं। मगर जो आम कश्मीरी है वो हम देख रहे हैं कल से ही वो आवाज़ बुलंद किए हुए हैं इस तरह के अटैक्स के ख़िलाफ़ भी और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भी, टेररिज्म के ख़िलाफ़ भी। आम लोगों का रवैया वो अपनी जगह है। फिर हमने देखा कि जो अखबारात हैं वो भी उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि आज जो अखबारों का पहला पन्ना था कश्मीर के, वो आज ब्लैक करके जो है शाया किया गया है। तो हर कोई एहतजाज कर रहा है, हर कोई इसकी मुखालफत में खड़ा है। मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अहम साइन है ये उन तमाम लोगों के लिए जो हिंदुस्तान को या फिर कश्मीर को एक तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल खुर्शीद साहब, जहां तक मुझे याद है पिछले 2 दहाई से तकरीबन आपकी नजर जो है कश्मीर पे रही है, और आपने यहाँ के मसले मसाइल बहुत ही बारीकी से यहाँ पे देखे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जब इस तरह के वाक़ात पहले हुआ करते थे, आज से 10 साल पहले की अगर हम बात करें, तो इस तरह का आउटबर्स्ट नहीं होता था, इस तरह का आउटकम, सड़कों पे लोग लगातार नजर नहीं आते थे, इस तरह का या इस तरह का शटडाउन जो लोगों की मर्जी से शटडाउन, कोई फोर्स शटडाउन नहीं होता था। आज लोग अपनी मर्जी से दुकानें शटल डाउन करके बैठे हैं और सड़कों पे निकल आए हैं और इस वाकये के खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। ये एक नई बात है बिल्कुल कश्मीर के लिए। और हालांकि जो मिलिटेंट्स की मंशा इस हमले के करने में थी, उसमें अगर हम देखें किसी हद तक बेगुनाह शहरियों को मारने में वो कामयाब तो हो गए, लेकिन जो उनकी मंशा थी उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है कश्मीरियों ने इस बार। यहाँ पे उन्हीं के जो हमला उन्होंने किया है उसी के खिलाफ यहाँ सड़कों पे निकल के एक मुंहतोड़ जवाब न सिर्फ उन हमलावरों को दिया है, बल्कि पाकिस्तान को भी एक करारा जवाब ये दिया है कि जो 2019 से पहले के जो हालात थे, जब यहाँ पे गन पीक पे था और लोग बोल नहीं पाते थे खुल के और बात नहीं कर पाते थे या अपने एहसासात को वो जाहिर नहीं कर पाते थे, आज वो माहौल नहीं है। आज अगर ऐसा कोई वाक़ा होता है तो खुल के लोग उसके सामने आते हैं। लेकिन ये बात भी जरूरी है कि जिस तरह से अभी जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट थे, जिस तरह से उन्होंने कहा कि कुछ पॉकेट्स में हो सकता है कि जो मुकामी लोगों का जो जिस किस्म का सपोर्ट इन मिलिटेंट्स को मिलता है वो किस हद पे मिलता है, वो किसी लालच के जरिए मिलता है या किसी दबाव के जरिए मिलता है, उसको जरूर कट करने की जरूरत है। उस लोकल सपोर्ट कुछ बेल्ट्स पे अगर हम ओवरऑल अगर हम देखें 90% जो लोकल सपोर्ट है यहाँ अगर हम बात करें वो खत्म हो गया है 2019 के साथ।
10% मैं मान के चलता हूँ कि जो पॉकेट्स अभी बॉर्डर्स पे हैं, जहाँ पे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन वगैरह होती है और जहाँ पे ज्यादा ये मिलिटेंट्स का प्रभाव अभी भी जी है, या फिर अगर हम बात करें जम्मू रीजन की, जैसे सांबा, कठुआ, किश्तवाड़ वगैरह जो है, इन जगहों पे अगर हम बात करें तो जो OGWs है ये काफी अहम किरदार प्ले करते हैं ऐसे हमलों के लिए, क्योंकि जो इस हमले के बारे में भी खबरें आई कि एक बाज़ाब्ता रैकी हुई है इससे पहले इस पूरे एरिया की, वाइसरन एरिया है ये, मिलिटेंट्स को ये भी पता था कि कितना टाइम सिक्योरिटी फोर्सेस को लग सकता है, क्योंकि मोटरेबल रोड नहीं है, घोड़ों पे जाना पड़ता है, उन्होंने पूरा इसका पूरा प्लान करके ये एग्जीक्यूट ये अटैक किया था। हालांकि इसको बुजदिली का अटैक और बुजदिलाना कार्रवाई के अलावा और इंसान कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि एक साइड से निहत्ते शहरी थे और दूसरे साइड से AK-47 और ऑटोमेटिक वेपन्स लेके जो मिलिटेंट है वो उनके गोलियां दाग रहे थे और चुन चुन के उन लोगों को मार रहे थे, तो इसे बुजदिलाना कार्रवाई ही कह सकते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है एजेंसीज का तालमेल हो, सिक्योरिटी फोर्सेस की जो मुख्तलिफ एजेंसीज यहाँ पे काम कर रही हैं, आर्मी, BSF, CRPF, SOG, बाकी या इंटेलिजेंस की एजेंसीज है, रॉ है, IP है, बाकी इनका तालमेल होना जरूरी है। और साथ में जहाँ तक मुझे लगता है कि जो मुंतखब सरकार है यहाँ पे, वजीर आला उमर अब्दुल्ला है, लोगों ने उनको अपना मैंडेट दिया है, उनको भी ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है, ताकि कल को ये इल्जाम एक ही जगह पे ना ठहरे कि ये इनकी जिम्मेदारी है तो इन्होंने नहीं किया। ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, न सिर्फ जो मरकजी सरकार है उनकी, बल्कि जो यहाँ मुंतखब की गई है सरकार है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जम्मू कश्मीर के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे वाक़ात को आगे वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मजम्मत करें, और जिस तरह से इस बार वो सड़कों पे निकले हैं इसी तरह से वो सड़कों पे निकल के अपना एहतजाज। बिल्कुल ठीक है, मैं आऊँगा, चूँकि बहुत सारी जानकारियाँ हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपसे बात करना ज़रूरी है, जिनके बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है। शिवाजी सरकार हमारे साथ हैं। शिवाजी सरकार, देखिए ऐसे मामलों पर जब इस तरह की बड़ी घटनाएं होती हैं तो सवाल उठते हैं, और सवाल तो सरकार से ही पूछे जाते हैं, जिनके हाथ में पूरा सिस्टम है उससे सवाल पूछे जाते हैं, मगर यहाँ पर यह भी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर के अलग अलग लोगों के बयान आ रहे हैं, बहुत सारी मतलब जो है इस तरह की बातें सामने आ रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। गैर जिम्मेदाराना बयान भी हमने देखा है कि वो आ रहे हैं। मौके पर, इस तरह के मौके पर जो है वो एहतियात बरतनी चाहिए, मगर आप किस किस को रोकेंगे? नहीं रोक सकते, सोशल मीडिया का ज़माना है। जो हाल कल हुआ, जो भी कुछ हुआ कश्मीर के अंदर, अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, ना उसको कंडेम करके मतलब जो है खाना पूर्ति की जा सकती। ज़ाहिर तौर पर हुकूमत जो है वो अपने हिसाब से इक़दामात ज़रूर उठाएगी और ऐसे लोगों को कड़ा सबक ज़रूर देगी ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो, मगर उसका असर हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में ना पड़े, आपस में गलतफहमियाँ या आपस में इख्तलाफात या नफ़रत ना हो, कहीं दूसरी जगह टारगेट किलिंग ना हो। उसके लिए तमाम लोगों को, आपको लगता है, मिलकर के काम करने की ज़रूरत है। क्या इक़दाम उठाने चाहिए शिवाजी सरकार? कि एक चीज़ है, इस माहौल से हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा जी। माहौल एक सदमा का माहौल है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो पर सवाल है आगे ये कैसे रुकेगा, और वो रोकना जो है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत अहम है। अब उसके लिए जो है, जो कनेक्ट है, लोगों के साथ कनेक्ट कैसे हो ये सोचना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि सारी जो सियासत है उससे ऊपर उठकर गांव-गांव तक लोगों से जाके ताल्लुकात बढ़ाने पड़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन जो है सिर्फ पुलिस और सरकारी मुलाजिमों पे छोड़ने से ही काम नहीं चलेगा। उनके साथ जो है, जब गांव के लोग, शहर के लोग जुड़ेंगे, तब जाकर जो है इस तरह की वाकयात होने से रुक सकता है। क्योंकि हम जिस इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं कि वो इंटेलिजेंस है कि लोकल लेवल से जो है खबरें हमारे पास नहीं आई जी, और वो गैप हमें पूरा करना है। ये बात सही है कि इस वक्त सारा कश्मीर जो है वो इन चीजों पर, वो सारा माहौल पे एक जो है सबसे बड़ी जो है कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज जो है उसको हमें अच्छे ढंग से तैयार, एक इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें कि पुलिस से लेके BSF, आर्मी, पैरामिलिट्री के जितने भी ITBP सारों को एक साथ जोड़ के तब वो चीजें बनानी पड़े। कहीं ना कहीं हमारे इसमें गैप है, उस गैप को ढूंढना पड़े। बिल्कुल। और उस गैप को ढूंढ के, ये देखिए, ये प्रिवेंटिव मेजर, ऑफेंसिव नहीं है।
और साथ में जो है ऑफेंसिव मेजर्स कैसे हों वो खुल के नहीं बताई जा सकती है, ना बतानी चाहिए, सही, पर बिल्कुल उसको सही। भी तैयारी हमें करने की जरूरत। देखिए कोई भी चीज जो है एक तरफा नहीं रुकेगा, जब तक कि आप बॉर्डर के पार से इन चीजों को नहीं रोकेंगे तब तक ये चीजें नहीं रुक सकता है। और ये हम देख रहे हैं जिस तरह से जनरल मुनीर ने जिस तरह से बातें की, बलूचिस्तान से परेशान होकर उनकी आर्मी का जो फेल्योर है वो उसके डाइवर्ट करने के लिए और वो दूसरा मोर्चा खोलना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी को हिंदुस्तान की आर्मी की तरह अपॉलिटिकल नहीं है, तो कोई वो एक सियासत का हिस्सा है। बिल्कुल सही। तो इन चीजों को ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो ज्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे, पर इन चीजों को और ये जो लिंक्स है उनको हमें जोड़ने की जरूरत है। सीधे सीधे कहा जाए ये टेररिस्ट एक्टिविटी जो इस बार हुई है जी, वो सिर्फ 5 आदमी आके करके चले जाते हैं, पूरी दुनिया जो उस बारे में बात कर रही है ये दिखाता है कि द टेररिस्ट फ्रंट है, जैसे उनका जो तैबा का जो पूरा हिस्सा है वो किस तरह से काम कर रहा है, और उसमें पाकिस्तानी आर्मी का जुड़ाव है, सबको पता है। बिल्कुल ठीक है। वो पाकिस्तानी आर्मी का हिस्सा है। पाकिस्तानी आर्मी का देखिए एक दौर है पाकिस्तान का जो आर्मी है वो उनके लिए फॉरेन एक्सचेंज भी लाता है, वो जगह जगह दुनिया में जाके अलग से सिक्योरिटी भी देती है। सऊदी अरेबिया तक के जो रॉयल हाउस है वहां भी सिक्योरिटी है दे रही। इन सारी चीजों को तोड़ने की जरूरत, डिप्लोमेटिकली, फिजिकली और प्रैक्टिकली। बिल्कुल। अब इसको आसान नहीं है तरीका है ना, ये सारी चीजें सवाल है। कई लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला बोल देना चाहिए, पर हमला बोलना आसान है, हमले के बाद की जो हालात होते हैं उसको संभालना आसान नहीं होता है। सही। और कई चीजें हैं जो हमारे लिए इस वक्त शायद मुवाफिक ना हो, इसलिए हमें पूरा देखना पड़ेगा। एक बांग्लादेश से लेके पाकिस्तान तक की जो इस वक्त जो तैयारियां चल रही है उन सब में कहीं ना कहीं यह है कि हिंदुस्तान को किसी न किसी तरह नेस्त नाबूद करो। तो एक इंटीग्रेटेड नेस्त नाबूद तो क्या डिस्टर्ब करने की कोशिश वो करते हैं, वो तो मेरा ख्याल के किसी की औकात नहीं होगी कि वो हिंदुस्तान को नेस्त नाबूद करने का। ठीक है, सोचते हैं, सोचने दीजिए, जाहिर तौर पर क्या कहा जाए। सुशील पठानी साहब हमारे साथ हैं। सुशील साहब, जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि पीओके के अंदर 40 से ज़्यादा टेररिस्ट लॉन्च पैड जो है वो चल रहे हैं, और वहीं से मतलब बहुत आसानी से वो कश्मीर में या फिर जम्मू के ज़रिए अलग अलग मतलब पॉइंट से वो एंट्री होती है और कनेक्शन होता है और फिर डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है। आपको लगता है कि मतलब ये, चूँकि ये आवाज़ लगातार उठ रही है लगातार कि अब वक्त आ गया है पीओके के ऊपर हमला हो और उसको हिंदुस्तान में मिला लिया जाए, ये सरकार भी जो है इस तरीके से उसकी तरफ से भी इशारे मिलते रहते हैं, क्या कुछ आपको लगता है, क्या कुछ प्रिडिक्शंस आपकी हो सकती हैं कि हुकूमत की तरफ से क्या इकदाम उठाए जाएंगे, किस तरीके से जो है वो जवाब दिया जाएगा, जवाबी कार्रवाई क्या होगी? देखिए, वॉर एज ए नेशन आई कंप्लीटली रिजेक्ट जी, बिकॉज न्यूक्लियर स्टेट है पाकिस्तान, तो उसको तो आप भूल जाइए। अभी दूसरा आता है कि हम और क्या एक्शन ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ मैं जी, हम वो मेन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। एक प्रॉब्लम है टेररिज्म की और दूसरी प्रॉब्लम है नार्को टेररिज्म की, और एक दूसरे के साथ ये बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। जी, अभी अगर हम ये इशू लेके चलें कि नार्को टेररिज्म और टेररिज्म के ऊपर एक साथ कैसे नकेल लगाई जा सकती है, उसके लिए हमें as a saying goes that extraordinary situation need extraordinary measures. मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, 1989 के अंदर ये ऑपरेशन प्रोपैक्ट रिसीव किया था। 89-90 में जनरल कृष्णा राव जो पुराने आर्मी चीफ थे, उनको 90 में इसकी कमांड दी गई थी, and that was a peak season. And how he controlled it by having two advisors, General Solanki और General Zaki. जी, They were two advisors. अभी इस समय क्या है, मैं ये बड़े चैनल पे रिकमेंड कर चुका हूँ कि आप एक आर्मी जनरल चाहिए यहाँ टैकल बोथ नार्को टेररिज्म एज वेल एज टेररिज्म एंड हैव टू गवर्नर्स एडवाइजर टू हिम, वन सिटिंग इन श्रीनगर एंड जम्मू एंड वन इन कश्मीर। और उसमें देखेंगे आप कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अभी आप देखिए, हमारी जो स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश, वहां पे जनरल पटनायक एज ए गवर्नर इज सिटिंग देयर। उसके बाद आप लद्दाख में जाइए, यूपी के अंदर वहां ब्रिगेडियर मिश्रा बैठे हुए हैं, और सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट स्टेट या यूपी है वो है जम्मू कश्मीर। इसके अंदर
पॉलिटिशियंस मे बी वेरी वेरी कॉम्पिटेंट, बिल्कुल। लेकिन दे हैव नो एक्सपीरियंस। और उसी तरीके से पुलिस का जो रोल है ना, वो है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। दे आर नीदर ट्रेन्ड nor cut off to fight the militancy which is having a dimension and dynamics of our UT। उसके ऊपर भी आप सोच विचार की जरूरत है कि who will control the operation। मेरी खबर के हिसाब से अगर हम बात करें किसी एक शख्स की या एक अपॉइंटमेंट की, जो ऑपरेशन यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं वो शायद डीजीपी है, आर्मी कमांडर, मे बी द पार्ट ऑफ यूनिफाइड कमांड, बट इज नॉट कंट्रोलिंग द थिंग्स। तो ये भी सोचने की जरूरत है। और तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं यहाँ से पॉइंट पिकअप कर रहा हूँ कि गवर्नर साहब ने एक मीटिंग, प्रेजेंट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, उन्होंने एक मीटिंग की थी जिसके अंदर एसएचओ को बुलाया जी। हम डीसी को, एसएसपी को, एसएचओ को काउंटर टेररिज्म ग्रिड का हिस्सा क्यों नहीं बनाते हैं और उनकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं फिक्स करते हैं? ये एक सोच का विषय है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और साथ में हमारे जो इंटेलेक्चुअल है उनको भी सोचना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि पुलिस की नजर से अगर आप देखें, एज ए शहरी में अपने आप को देखता हूँ, पुलिस को सब खबर होती है, चौकी लेवल तक उनके रिसोर्सेज होते हैं, सोर्सेज जो होते हैं वो सबसे ज्यादा। और ये भी कहा जाता है कि उनकी मर्जी के बगैर पता नहीं हिलता है, एसएचओ को पूरे एरिया की जानकारी होती है। उसके बावजूद भी ये लोकल स्पोर्ट जो है ये फल रही है, फूल रही है, और हम पता नहीं कौन सी दुनिया में बैठे हुए हैं। एंड वी वेट फॉर वन इवेंट टू गेट ओवर, देन द सेकंड इवेंट कम्स अस एंड देन अगेन हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। हमारे पास कोई कंक्रीट पॉलिसी मेरे को नजर नहीं आ रही है कि हम ये मान के चलें और वेयर वी कैन एश्योर द पीपल कि ओके इन नेक्स्ट 3 years J&K विल बी फ्री ऑफ मिलिटेंसी। कोई बात नहीं करता है इसको, कोई टाइमलाइन नहीं है। और कैसे होगी, चूंकि अभी जो खबरें हैं 70 से ज़्यादा दहशतगर्द कश्मीर घाटी में हैं और 60 से ज़्यादा आतंकी जो है वो मौजूद हैं जम्मू रीजन में, राजौरी में ख़ास तौर से, तो एक्टिव हैं। 2 लोग 4 लोग ही जब डिस्टर्ब कर सकते हैं, ये तादाद तो 100 से ज़्यादा की है। देखिए ये जो फिगर है कहाँ से आती है, मैंने भी सुना था, हमारे डीजीपी साहब ने ये फिगर कहीं अनाउंस की थी। हाँ, वहां पे कोई रजिस्टर रखा हुआ है क्या एलओसी के ऊपर या आईबी के ऊपर कि जब आप घुसते हैं तो आप एंट्री कीजिए ताकि इनको पता चल जाए? अगर इनके पास इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है कि 60 यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, 60 कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं, तो देन तो आवर इंटेलिजेंस इज ऑफ ए ग्रेट ऑर्डर। फिर तो हमें किसी चीज को कवर करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। दीज ऑल आर स्पेकुलेशन एंड लेट मी टेल यू व्हाई इट इज अ स्पेकुलेशन। कोई भी जो जितनी भी एजेंसीज हैं यहाँ पर सर, दे आर नॉट वर्किंग अंडर वन अम्ब्रेला। बिल्कुल ठीक है। उनको एक अम्ब्रेला, एक छतरी के नीचे लाने की जरूरत है। जब तक वो नहीं होगा ये स्पेकुलेशन चलती रहेंगी। ठीक है। और यहाँ पे जो कि मैंने तुम्हारे से अच्छा काम करना है, तुम्हारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, तो ये सारा सिस्टम को ओवरऑल करना पड़ेगा सर। इट्स ए सीरियस इशू। सिस्टम को बेहतर बनाने की जरूरत है और जाहिर है जिम्मेदार जो हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, ये उन्हीं के कंधों पर है, उन्हीं को करना होगा। ये बिल्कुल ठीक है। बहुत अहम सजेशंस आपने दिए हैं सर। सुहेल काज़मी, मैं आपके पास आऊँगा साहब, क्या कुछ लगता है आपको? देखिए कुछ सजेशंस हुकूमत के लिए होंगे, कुछ लोकल लोगों के लिए होंगे, कुछ हिंदुस्तानियों के लिए होंगे, क्या कुछ कहेंगे? ये नाजुक मामला, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, नाजुक मामला है ये। ना सिर्फ कश्मीर का मामला है, पूरे मुल्क का ये मामला है। पूरे मुल्क पर एक तरीके से ये हमला हुआ है, हर किसी पर हमला है ये। सर पहली बात ये है कि पाकिस्तान को एक बात का बड़ा मलाल रहता है कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, जो विभाजन में यहाँ रह गया, हमारे साथ नहीं आया, वो हिंदुस्तान के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देता है, हिंदुस्तान की जमहूरियत को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन शायद 22 करोड़ है और यहाँ 25-27 करोड़ मुसलमान रहते हैं और सेकुलर क्रेडेंशियल से मुल्क को चलाने में अपना योगदान देते हैं और रात दिन मुल्क की बेहतरी सोचते हैं और अपने आप को भारतीय कहते हैं। ये सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की ISI को, पाकिस्तान की आर्मी को। तो इन चीजों को मद्देनजर रखना जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं जो शेयर कर रहा हूँ आपसे। दूसरा ये है कि जम्मू कश्मीर थोड़ा सा भी 5% भी खुशहाली की तरफ चलेगा, पाकिस्तान उसी वक्त कुछ न कुछ ऐसा करेगा जिससे कि वो डिस्टर्ब हो। ये बात हमें बिल्कुल फर्म रखनी अपने ब्रेन में, अपने माइंड में। जो भी सरकारें हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की है, कल किसी और की आ जाएगी, जम्मू कश्मीर का जो रोड मैप पाकिस्तान के पास है वो सिवाय तबाही के, इन्फिल्ट्रेशन के, सीज फायर वायलेशंस के और कुछ नहीं है। कभी वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। यहाँ ऑपरेशन ऑल आउट चल रहे थे,
कभी कभी वो कल की तरह कामयाब हो जाते। ये कामयाब ना हो, इसके लिए एक रोड मैप बनाने की जरूरत है। पूरा भारत जो है हिंदुस्तान की सरकार के साथ है। जम्मू कश्मीर की आवाम जिस पे शक शुबात किए जाते थे, उन्होंने प्रूव कर दिया आपको 70% पोलिंग करके कि हम जमहूरियत को तरजीह जमहूरियत देते हैं, चाहते हैं, सही है, जमहूरियत चाहते हैं, करना बिल्कुल सही है, और दूसरा बिल्कुल हिंदुस्तान सही की है। पॉलिसी के साथ हाथ से हाथ मिला के इस मुसीबत से निजात। देखिए 1 लाख एक जनरेशन जम्मू कश्मीर के लोगों ने खोई है, किसी और स्टेट ने नहीं खोई है। वो इररिपेयरेबल लॉस जो है वो जम्मू कश्मीर की उन माओं को पता है, बहनों को पता है, वालिदैन को पता है, वो जिनके घर में जो होता है वही जानते हैं। वो बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया सर, चूंकि वक्त की कमी है, बहुत अहम बातें आप कह रहे हैं और जाहिर तौर पर वक्त होता तो मैं और ज़्यादा जो है वो सुनता आपको, तमाम लोग आपको सुनते। मैं आखिरी सवाल परवेज़ भट्ट साहब आपके पास आऊँगा आखिरी सवाल के लिए, और सवाल वही है कि हमने कश्मीरियों की मेहमान नवाजी के चर्चे भी सुने हैं और देखे भी हैं। कल देर रात से जो तस्वीरें आ रही हैं कश्मीर से, वो आंखों में जो दर्द है वो बयान कर रहा है कि कितना परेशान है आम कश्मीरी हिंदुस्तान के लिए भी, और जो उसके ऊपर एक तरीके से धचका लगा है। चूँकि नुकसान कारोबार को भी करने की गई है, नुकसान जो है वो एकता को डिस्टर्ब करने के लिए भी जो है, मतलब जो है एकता को डिस्टर्ब करने की भी ये कोशिश की गई है, और जो डेवलपमेंट के रास्ते पर चल पड़ा है कश्मीर का अवाम या कश्मीरी जम्मू कश्मीर के लोग, उसको भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। तो हमने कहा, पहले ही कहा कि मेहमान नवाजी भी देखी, और जो ज़ख्मी थे उनके लिए किस तरीके से लोग मदद के लिए आगे आए, वो हाथ उठे, वो भी हमने देखे, तमाम चीज़ें देखी। हालात आगे किस तरीके से साजगार रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ आपके सजेशंस भी होंगे, क्या कुछ इस मुल्क के अवाम को आप बताना चाहेंगे, कम से कम अल्फाज में, वक्त की कमी है। देखिए, बिल्कुल एक सेटबैक तो टूरिज्म को यहाँ पे इस बड़े हमले से लगेगा ही लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि टूरिज्म फिर से यहाँ पे रिवाइव नहीं होगा। आज भी हम देख रहे हैं कि टूरिस्ट किस तरह से अलग अलग जो सयाहती मुकाम है यहाँ पे, वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हालांकि कुछ कैंसलेशंस हुई हैं, लेकिन जिस तरह का मेहमान नवाजी का जिस तरह का नेचर कश्मीरियों का है, ये एक बार मुझे लग रहा है कि फिर से इन सयाहों को अपने और रागिब करेगा, अपने कश्मीर की ओर रागिब करेगा, और जो कश्मीर की खूबसूरती है वो हमेशा जो सैलानी है उनको अपनी ओर रागिब करता रहता है। लेकिन जरूरत जरूर इस बात की है कि जैसा कि आज भी यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उन्होंने कहा कि हम ये कभी नहीं होने देंगे कि जो बाहर के मुल्कों से या अपने देश से जो यहाँ पे पर्यटक या सयाह आए उनको यहाँ पे निशाना बनाया जाए और उनका खून यहाँ पे कश्मीर की धरती पे बहाया जाए। ये इस चीज की इजाजत हम कहीं नहीं कभी नहीं देंगे। लेकिन यहाँ के लोग सिर्फ दुआएं कर सकते हैं और प्रशासन को जो है अपना सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन करना ये काम जो है वो यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज को ही है, चाहे हम आर्मी की बात करें या दूसरी एजेंसीज की बात करें। बिल्कुल ठीक है। कश्मीरी अवाम का जो एक तरीके से रवैया है, हम देख रहे हैं कल से जो रवैया है उनका आम लोगों के लिए या जो सयाहों के लिए, वो एक सबक देने वाला है, और एक बहुत पॉजिटिव रवैया है उनका, जो सुना जा गया था हमेशा कश्मीरी अवाम के लिए कि वो बहुत दर्द रखते हैं अपने मेहमानों के लिए, सयाहों के लिए। वो दर्द दिखा भी, छलका भी। ज़ाहिर तौर पर उस दर्द की कद्र होनी चाहिए, और कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये गारंटी हम लोग यहाँ बैठ करके ज़रूर दे सकते हैं। बहरहाल नुकसान पहुंचाने की कोशिशें बहुत कर रहे हैं लोग, करते रहेंगे, बहुत सारे दुश्मन हैं इस मुल्क के, मगर इस मुल्क की अवाम, इस मुल्क का सिस्टम, इस मुल्क की हुकूमत उन तमाम लोगों को कड़ा जवाब, मुंह तोड़ जवाब ज़रूर देगी। इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।